नमस्कार। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट क्यों किया गया? इसमें बहुत सारी, जैसे बोलते हैं, आइडियाज हैं या बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। फवाद चौधरी को ट्रीजन में अरेस्ट किया गया और इससे पहले राणा सनाउल्लाह को भी अरेस्ट किया गया था झूठे आरोप में। फवाद चौधरी की गवर्नमेंट ने किया था और ये भी बोला जा रहा है कि इमरान खान इज नेक्स्ट ऑन टारगेट। एक हफ्ते में इमरान खान अरेस्ट हो सकते हैं। मैं कोई आई एम नॉट अ सूटसेयर, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो मैं बता दूं कि आगे क्या होने वाला है। लोग ऐसा बोल रहे हैं इमरान खान अरेस्ट हो ना हो मुझे नहीं पता। अटकलें 1 साल से चल रही हैं कि इमरान खान अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि इमरान खान की अरेस्ट का रास्ता साफ हो चुका है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी। आरजू जी इंडिया में बेहद फेमस है और आरजू जी को कोई इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म कर रही हैं और एनालिस्ट हैं और ये भी ऐसी खबरें बताती हैं जो किसी को नहीं पता होती। अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अर्जुन जी, पहली चीज, ये बेचारे फवाद चौधरी अपना रिटायर्ड लाइफ जीते दिख रहे थे और इसके लिए यार घर से ही, ये कौन सा तरीका है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रोहित कि आपने इनवाइट किया। और मैं हर किसी को ऐसी खबर नहीं देती जो किसी को पता ना हो, इसीलिए मैं बची हुई हूँ। मैं सब इधर उधर से देख के देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, आज सुबह ही सुबह सुबह से पाकिस्तान में एक हंगामा है। और सुबह मेरे ख्याल है 7 बजे से मेरा फ़ोन जो है मुसलसल जो है कॉल्स आ रही हैं हर तरफ से। और उसकी रीज़न यही है कि फवाद चौधरी क्योंकि काफ़ी फेमस हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी काफ़ी फवाद चौधरी साहब के फ़ैन मौजूद हैं। मेरे ख्याल है 2-3 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं हमारे, जिनमें शेख रशीद और फवाद चौधरी शामिल हैं, जिनको भारत में भी काफ़ी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल हम्म। फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है और उसकी रीज़न यही बताई गई है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फवाद चौधरी साहब ने कल। और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर और उनकी फैमिली को भी जो है धमकियां लगाई थी कि देख लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तो बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं। तो इस वजह से जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं, उन्होंने सुना है कि उनकी शिकायत दर्ज करवा दी थी। फवाद चौधरी साहब की रजिस्टर हो गई थी एफआईआर कल। और आज उनको लाहौर उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया। फवाद चौधरी साहब का मेडिकल भी कराया गया है और उसमें उनकी ईसीजी चेक हुई है। और उसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर चेक किया है, शुगर चेक की है, जो सब नॉर्मल है। और इसका मतलब है कि उनको आराम से रिमांड पे दिया जा सकता है या उनकी खातिर तवाज़ो जो है आप समझते हैं की जा सकती है। मगर कहा यही जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी कि जी उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जिस केस में उनको अरेस्ट किया गया है, इसी तरह का केस नेल्सन मंडेला पे बना था। मतलब ये कि कमाल हो गया, फवाद चौधरी साहब कुछ भी कहते हैं, अपने आप को कहाँ मिला रहे हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर भी लोगों का काफ़ी एतराज़ है और हँसना है। साथ साथ पीटीआई के लोग ये भी कहते जा रहे हैं कि नेक्स्ट टारगेट इमरान खान हो सकते हैं, इमरान खान को अरेस्ट किया जा सकता है। और शायद इमरान खान खुद भी यही चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ये देख रहे हैं कि उनकी पार्टी थोड़ी-सी डाउन गई है, कोई ख़ास बात हो रही नहीं है, खान साहब की कुछ चल रही नहीं है। उन्होंने केपीके की गवर्नमेंट भी गिराई थी और पंजाब की भी। उसके साथ ही उनका ख़्याल था कि एक हंगामा हो जाएगा और इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा या खान साहब के हाथ-पाँव जोड़े जाएँगे कि जी तुसी वापस आ जाओ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके बजाय केपीके में भी केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई और साथ-साथ पंजाब में भी लगा दी गई। और आप तो जानते ही होंगे कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लगाए गए हैं, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनके लिए भी इमरान खान का कहना है कि इमरान खान की गवर्नमेंट उन्होंने गिराई है, यानी कि मोहसिन नकवी ने। अब उससे पहले खान साहब अमेरिका का नाम लेते रहे, फिर उन्होंने बाजवा साहब का कहा कि जी बाजवा साहब ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी। और अब होते-होते इमरान खान मोहसिन नकवी तक पहुंच गए हैं। आपको बड़ी आसानी से वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें खान साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो जाहिर है कि अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए जो है हर पॉलिटिशियन को जेल जाने का बड़ा शौक होता है और वो इमरान खान को भी है। लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई या कोई अरेस्ट जो है वो इमरान खान की तरफ नहीं बढ़ा है। लेकिन बहरहाल उनकी पार्टी का जोर यही है अभी फिलहाल। शायद फवाद चौधरी साहब भी उसी सिलसिले की कड़ी हो, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब हीरो जरूर बन गए, फेमस जरूर हो गए। और जो लोग पीटीआई से थोड़ा सा साइड पर हो गए थे और न्यूज वगैरह नहीं आ रही थी, तो एक बार फिर
हमारे टीवी चैनल्स पे ये न्यूज़ धड़ाधड़ चल रही है। आप बच के रहना। इन्होंने अमेरिका को क्लीन चिट दी, फिर उसके बाद के अमेरिका को छोड़ा, फिर उसके बाद बाजवा साहब को छोड़ा, अब आ चुके हैं मोहसिन नकवी पे। कहीं ये ना बोले 3 दिन बाद कि आरज़ू काज़मी ने गिराई थी। ऐसा हो सकता है तो मैं बता दूँगी कि ये मुझे रोहित शर्मा ने कहा था। राइट, मैं भी बोल रहा हूँ, ओपन में बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, अच्छा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, प्लीज मुझसे कोई द्वेष ना रखे, मेरे साथ कोई मेरे ऊपर कुछ इल्जाम ना लगाए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी के एक फॉर्मर ऑफिसर ने ये बात बोली है अपने व्लॉग में, उनका व्लॉग पब्लिक में पड़ा है। उन्होंने ये बोला कि आईएसआई चीफ, ऑफिसर का नाम भी मैं बता देता हूँ, मेजर आदिल राजा, उन्होंने ये बोला है कि करंट आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ऑफिस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एक ए नाम से उनकी एक गर्लफ्रेंड है, वो ऑफिस नहीं आते हैं। घर के पड़ोस में ही उन्होंने एक कैंप ऑफिस बना रखा है, जहां से वो आईएसआई को कंट्रोल कर रहे हैं। और गर्लफ्रेंड, ये भी बोला उसी व्लॉग में, 2 वाइफ्स हैं। आई डोंट नो, मेरे को उनका पर्सनल रिलेशन कोई नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड में ज्यादा मसरूफ है, इस वजह से वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। ये देखिए खबर ऐसी क्यों आ रही है? देखिए, एक तो बात ये कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनका वीलॉग है, ये पहले भी कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ कुछ फिल्म एक्ट्रेसेस वगैरह के, टीवी एक्ट्रेसेस के नाम ले चुके हैं, और इसी तरह से इनिशियल्स ही बताए थे, और उसके बाद से अभी तक उनमें से 4 में से 3 से पर्सनली माफी मांग चुके हैं पब्लिकली। तो आप समझ सकते हैं कि ये आदमी कितना बड़ा झूठा है, और इसकी कही हुई बात अभी तक तो सच साबित नहीं हुई। अगर हो भी जाती तो 2 वाइफ्स हैं, पहले 4 भी हो सकती हैं, हमारे यहाँ तो इजाजत है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसलिए और दूसरा ये कि ये इस किस्म की बातें जो कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि ये उस ग्रुप के हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और इसी किस्म की बात कर रहे हैं। वैसे तो खैर इस बारे में मुझे कोई खास इतनी नॉलेज नहीं है कि उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया है और कैंप ऑफिस बना के कहीं पास में ही है। मतलब आप देखें ना, उनकी एज देखें, और मतलब कौन से ये टीनेजर तो है नहीं कि इस किस्म की हरकतें करेंगे, लेकिन बहरहाल कर भी सकते हैं, उसके ऊपर कोई कहा नहीं जा सकता। मगर बहरहाल ये न्यूज़ अभी तक कंफर्म कहीं से नहीं हुई है, और जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, ये सो कॉल्ड मेजर जो है पाकिस्तान का, ये भागा हुआ है लंदन। और साथ-साथ इसकी जो पिछली न्यूज़ थी, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ थी, उसमें 4 एक्ट्रेसेस के नाम थे, और उनमें 4 में से 3 से तो ऑलरेडी माफ़ी माँग चुका है रिटन में, क्योंकि उन्होंने केस कर दिया था इसके ऊपर। तो अब देखते हैं कि अब इन्होंने आईएसआई चीफ का नाम लिया है, तो अब क्या होता है, और जिसका नाम लिया है उसके अब फिर ये माफ़ी माँगते हैं या फिर इनकी बात सच साबित होती है। वैसे कहते हैं ना कि भई आप फेंके जाओ, शायद कहीं निशाना लग ही जाए। ये कुछ उसी किस्म की बात कर रहे हैं। भाई 10 पत्थर फेंको तो एक तो निशाने पे लगता है। ये बात और कि उन्होंने उसी वीलॉग में ये बात बोली थी कि उन्होंने, आदिल राजा ने, हुँ। उन्होंने उसी वीलॉग में ये बात बोली थी कि इमरान खान पर हमला उन्होंने पहले बता दिया था। साथ में मोहसिन नकवी को 3 दिन पहले बता दिया था कि मोहसिन नकवी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और खाना काबा में आर्मी चीफ के साथ ये मोहसिन नकवी अंदर गए थे, ये भी उन्होंने बता दिया था उसी व्लॉग में। मैं अगेन, पाकिस्तानी आर्मी मुझे बख्शे, मैंने नहीं बोला कुछ भी। सर, ये न्यूज़ मोहसिन नकवी वाली बहुत टाइम से चल रही थी, 3 दिन पहले की नहीं है। ये जो लोग जर्नलिज्म में होते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट हमारे यहाँ जो समझे जाते हैं, चाहे वो एजाज सैयद हों, चाहे हामिद मीर हों या दूसरे लोग हों, तो वो बहुत पहले से ये बात कर रहे थे और जानते थे, और बताया जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब का नाम सामने लाया जा रहा है, और ये कि वो खाने काबा गए थे, ये भी सभी को मालूम है कि वो नए आर्मी चीफ के साथ खाने काबा गए थे, और जाहिर है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। तो इसलिए ये बात भी जो है वो ये क्लेम करना कि जी इन्होंने कोई खबर दे दी है, ऐसा नहीं है। बाकी इमरान खान की जान को खतरा है, पाकिस्तान में हर एक की जान को खतरा है।
यहाँ पे अगर आप मेरा शो देखें तारड़ साहब के साथ, तो मैंने तारड़ साहब से पूछा था कि सर सुना है इमरान खान की जान को खतरा है। वो कहते पाकिस्तान में तो हर एक की जान को खतरा है, इसलिए कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो जाए, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो जाए, जो टीटीपी की तरफ से अटैक्स चल रहे हैं, वो बार बार प्लान करते हैं जी हमने सुसाइड बॉम्बिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। तो पाकिस्तान में इस वक्त हर एक की जान को खतरा है। तो इसलिए सिर्फ ये कहना, और लीडर ये जो होते हैं सो कॉल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको तो हमेशा ही रहता है। आपने तो देखा है हमारे तो कितने हादसे हुए हैं, चाहे लियाकत अली खान हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, और कई दूसरे हमारे पॉलिटिशियंस जो है उनकी जाने गई हैं। तो बिल्कुल ये बात हो सकती है, और हर एक के लिए जो है वो हो सकती है, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं। और अच्छा भाई, इसलिए मुझे ये बात में भी उनके, मुझे तो कोई खास ऐसी बात नहीं लग रही कि उन्होंने कोई एकदम कोई सरप्राइज कर दिया हो किसी को। अच्छा, एक चीज और, यही मेजर साहब ने एक प्रिडिक्शन और दी है, जो प्रिडिक्शन मतलब मुझे तो नहीं सुनाई थी कहीं से, कि बिलावल भुट्टो को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो के लिए एस्टैब्लिशमेंट तैयार है, और एस्टैब्लिशमेंट की बिलावल भुट्टो से साठगांठ हो चुकी है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही है। क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है, या ऐसी कोई खबर चल रही पाकिस्तान में? ये आप जिनका वीलॉग देखते रहते हैं, अगर आप मेरा भी वीलॉग देख लिया करें तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वरना मैं अफगानिस्तान के साथ में रहती हूँ, इधर से रॉकेट लॉन्चर लेके मैंने मार देना आपके घर पे। मैं यही कह रही हूँ कि ये बात तो मैंने भी और बहुत से लोगों ने की है कि इमरान खान के बाद जो अगला प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट बिलावल भुट्टो, और इसीलिए उनको बार बार सामने लाया जा रहा है। और उनके जो फादर हैं, जो सदर भी हमारे रह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि अब उनका यही प्लान है कि उनके बेटे को, जो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बाप होता है फिर बेटा होता है, या कोई ना कोई खानदान का होता है तो उनको जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर लेकर आगे आया जाए। तो बहुत ओ, पॉसिबल है कि अगली जो गवर्नमेंट बने, जब भी इलेक्शंस होंगे, जो अगली गवर्नमेंट बने वो पीपल्स पार्टी की हो। और ऑब्वियसली अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो बिलावल भुट्टो के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं। अगर ये लोग इस किस्म की हरकतें ना कर रहे होते, कि खानदानी सियासत ना चल रही होती, तो इस वक्त आपको फॉरेन मिनिस्टर भी कोई और हो सकता था पीपल्स पार्टी से। बहुत लोग हैं उनके यहाँ जो सालों से काम कर रहे हैं, सालों से उस पार्टी के साथ हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब फॉरेन मिनिस्टर बनाने की बात आई तो अपने बेटे को सामने किया और उसी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया। यही चीज नवाज शरीफ के खानदान में होती है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं होंगे तो मरियम नवाज होंगी, मतलब बाकी पार्टी में लगता है कोई है ही नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बल्कि आपके यहाँ भी काफी हद तक कांग्रेस में अगर देखा जाए तो इसी किस्म की सियासत होती है। बीजेपी छोड़ के लगभग सारी पार्टीज में ऐसा है। बीजेपी में भी कुछ हैं, कुछ ऐसे हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा कि बीजेपी में बिल्कुल नहीं है। आए हैं, बच्चे आए हैं पॉलिटिशियंस के, और कांग्रेस में भी हैं, और बाकी सारी पार्टीज में भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है। और इसके लिए अगर होता ही है ना रोहित जी के, पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। मतलब आपके बस पेरेंट्स अगर हैं पॉलिटिक्स में, या वो रहे फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर, तो इनकी औलादे बन जाती हैं। बाकी सारे प्रोफेशन, इवन हमारे जर्नलिज्म में भी, अगर आपने जर्नलिस्ट बनना है किसी ने और पहले पेरेंट्स हों, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ काम भी दिखाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जी ठीक है ये फलां के बेटे हैं या फलां की बेटी हैं तो इनको काम मिल जाएगा और ये आगे भी बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में ये सब कुछ पॉसिबल है। हमारी फील्ड में तो मतलब जर्नलिज्म में मैंने देखा है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के बच्चे जर्नलिस्ट नहीं हैं। एक एक केस मुझे दिखा है, एक दो केस हैं ऐसे जो आए थे, लेकिन कुछ बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। खैर, आगे बात करें तो माइक पोम्पेओ, अमेरिका के इतने बड़े अधिकारी थे पिछली रिजीम में, उन्होंने बोला है, मतलब स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान, जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स के साथ तैयार था, और इंडिया पे स्ट्राइक करने के लिए। साथ में पोम्पेओ ने ही एक वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से पूरी दुनिया को बचाया। उन्होंने सुषमा स्वराज को बताया। सुषमा स्वराज जी की तो डेथ हो चुकी, पता नहीं कितनी सच्चाई है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है? देखिए हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे हैं रोहित, जो इस किस्म की स्टेटमेंट दिया करते हैं, जिसमें शेख रशीद साहब का नाम सबसे आगे हो, तो पाव पाव के बम भी बना चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान में कोई इतना नॉन सीरियस बैठा है
जो इस किस्म की हरकत करेगा या इस किस्म के अटैक्स करने की प्लानिंग तक करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि इसमें सिर्फ तबाही है। और अगर हमने ऐसा किया तो दूसरी तरफ से भी हो सकता है, और दूसरी तरफ से उससे कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके से हो सकता है। और वैसे भी ये जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, चलाने के लिए नहीं होते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा कुछ प्लान किया। हाँ, ये अपनी बुक सेल करने के लिए जरूर इस किस्म की बातें लिख रहे हैं और बता रहे हैं। ये बात भी सोचने वाली है कि माइक पोम्पियो ऐसा बात बोल रहे हैं, तो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई डिनायल तो नहीं आया इस पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चुप है। ऐसा तो कोई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो खैर क्या बोलेगी, लेकिन हाँ, अगर सुषमा जी को पता थी ये बात, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को जरूर बताई होगी। दोनों कंट्री से कोई डिनायल नहीं आया, दोनों कंट्री से कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं आया इस चीज का। अब एक्सेप्टेंस डिनायल हो ना हो, लेकिन मैटर बहुत सीरियस है। एक एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, वो ये बात बोले, मैटर बहुत सीरियस है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस लेवल तक जा सकता है? भले ही धमकी देना अलग बात होती है, और यूज करना, न्यूक्लियर वेपन यूज करना बहुत बड़ी चीज है। नहीं, पाकिस्तान कभी इस लेवल तक नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसिड्स जरूर हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग थोड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं, अजीब अजीब स्टेटमेंट्स देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस भी, हमारे फौजी भी, हमारी एजेंसीज भी, लेकिन इस लेवल तक जाने का कोई सोच भी नहीं सकता। सबको मालूम है कि इससे क्या तबाही आ सकती है। साथ इन साहब ने जो अभी बुक अपनी सेल करने के लिए ये बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपकी तरफ से, जैसे आपने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता होगा, तो उनसे जरूर जिक्र किया होगा सुषमा स्वराज साहिबा ने, तो फिर वो बताएं कि ऐसी क्या क्या कोई ऐसी बात की गई थी। बाकी पाकिस्तान ऐसे धमकियां वमकियां, ऐसे छोटी मोटी जो झड़प होती रहती है बॉर्डर पे या बॉर्डर से अंदर इधर उधर, वो चल सकती है। लेकिन ये न्यूक्लियर एसिड्स चलाने वाली बेवकूफी जो है, वो कोई भी कंट्री नहीं कर सकती, ना पाकिस्तान, ना हिंदुस्तान, और ना ही दुनिया में कोई और। पहले जो एक बार हो गया वो हो गया, जो आप जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने चलाया था जापान में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ना ही पाकिस्तान इतना इंडिपेंडेंट है कि वो उठेगा और अपने न्यूक्लियर एसिड चला देगा। जाहिर है हमारे ऊपर एक होल्ड है, हमारे ऊपर अमेरिका की नजर है, अमेरिका के कंट्रोल में है, ये बात भी है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में चाहे अब जितना मर्जी कह ले कि लोग अजीब से हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं नॉन सीरियसली या अजीब किस्म की, लेकिन इस लेवल तक जाने का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जा सकता है, कि कोई सोच भी सकता हो कि हम ये करने लगे। बाकी ये साहब बेचारे अपनी बुक सेल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ही लोग खरीदेंगे। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह किताबें ना पढ़ते हैं ना खरीदते हैं, तो खरीद के हमने करना भी गया है। पकौड़े बनाने होते हैं वो हम अखबार पे रख देते हैं, तो मतलब तेल में से निकाल के। तो अब ये कि आप ही लोग वो बुक्स खरीदेंगे, आप ही लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप ही लोग उस बुक के ऊपर एक और बुक लिखना शुरू कर देंगे कि जी इसने ये कहा है और यहाँ वो है, और उसके ऊपर आप लोग बहस करेंगे। हम लोगों के पास तो इतना टाइम ही कोई नहीं, हमें तो इधर उधर दुनिया से पैसे मांगने हैं, अपना कंट्री चलानी है अपनी। आप लोग के पास पैसा आ गया, कुछ और करने को है नहीं। कहते हैं ना, जब बहुत पैसा आ जाता है तो फिर इंसान के पास कुछ करने के लिए रह नहीं जाता। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग पॉलिटिशियन बन जाते हैं। हम कहते भी हैं कि भाई इतना पैसा है, आराम से क्यों नहीं बैठते इधर, ये पॉलिटिशियन बन के बुरा भला क्यों सुन रहे हैं। लेकिन वो होता है कि जब पैसा आ गया अब आगे क्या करें। तो वही भारत का हाल है, आप लोगों के पास भी पैसा बहुत आ गया, आप नंबर 5 पे पहुंच गए, सुना है कि आगे भी और बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपके पास फालतू का टाइम है, आप लोग बैठे हैं, उस बुक को खरीदें, पढ़ें। उस बंदे के जिसने लिखी है ये क्या नाम है इसका, माइक पॉम्पी, पंपे। पॉम्पी के, हाँ, इसके अकाउंट में आपकी तरफ से पैसे जाएंगे क्योंकि आप लोग इसकी बुक खरीदेंगे। और उसके बाद कोई 3-4 साल के बाद आप लोग कहेंगे कि नहीं सब बेकार था, ऐसा कुछ भी नहीं था, पाकिस्तानी ये नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, आपने पैसे की बात की, तो शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्होंने बोला कि हम IMF की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। क्या बिजली महंगी होगी? और वैसे तो बिजली आ रही है ना, बिजली आनी शुरू आ हो गई? रही है, आ गई वेरी है गुड। वो जी। 24 कोई घंटे हो। 12-14 घंटे बंद रही थी, लेकिन बाकी शहरों में भी है, थोड़ा सा टाइम लगा था, आ गई थी। जी हाँ, सब शर्तें मानी जा रही हैं IMF की। और साथ साथ ये भी है कि कोई और चारा नहीं, इनके पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए कि जो बाकी कंट्रीज जिन्होंने पैसे देने थे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, या जहां जहां भी ये ट्राई कर रहे हैं,
सुना ये गया था कि वहां से भी यही शर्त थी कि पहले आईएमएफ लोन दे दे पाकिस्तान को, फिर वो लोग करेंगे। तो राइट। अब इस तो वजह से ओके कर दिया उन्होंने, सारी शर्तें कह दी, मान ली है। इसका मतलब तो आगे बहुत टफ डेज अहेड हैं, क्योंकि बिजली और महंगी होनी थी और पेट्रोल और डीजल और महंगा होना था। अगर अभी वो 200 रुपए से ऊपर जा चुका है, तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? क्या इनको इलेक्शन नहीं देखें लड़ना था शहबाज शरीफ साहब अ, को? देखिए रोहित, इनके पहली बात तो ये कि इनके पास कोई और चारा नहीं है, इनको ये करना ही पड़ेगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में दो ही क्लासेस रहती हैं, या तो अपर क्लास है या लोअर क्लास है। अपर क्लास जो है उसके पास इतना पैसा है कि ये जितना मर्जी फ्यूल को कर दें, कोई किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर अगर कोई फर्क पड़ रहा होता तो अभी जो इन्होंने लग्जरियस कार जो इन्होंने इंपोर्ट की हैं, जो इन्होंने ऑर्डर की हैं, वो ना की होती। इतनी गाड़ियां क्यों ये खरीद रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं? तो वो है। बाकी जो लोअर क्लास है उसका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, ऐसे ही रो पीट के जैसे हमेशा होता है। असल में जो टैक्स पड़ेगा, जो प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी मिडिल क्लास को। और मिडिल क्लास जो है वो है जो कि मतलब 9 to 5 जॉब करती है, और अपना किसी तरीके से व्हाइट कॉलर जॉब भी कह लीजिए, जैसे कि वो घर चला रहे होते हैं। सारी प्रॉब्लम जो है वो उसको आएगी। और ये अभी शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि जी शुरू में तो हम खुद ही इस बोझ को उठाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट उठाएगी और इंडस्ट्रीज के लोग उठाएंगे, लेकिन उसके बाद हम जो आम पब्लिक है उसके पास हम बाद में जाएंगे। अब इनकी इस बात से मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि ये आम पब्लिक के पास बाद में जाएंगे। मुझे लग रहा है सबसे पहले ये आम पब्लिक पे ये बम गिरेगा। साथ साथ ये भी कहा है आईएमएफ ने कि जो डॉलर रेट है वो भी ये कंट्रोल नहीं करेंगे, जो ये आर्टिफिशियल तरीके से अक्सर करते हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। और साथ साथ जैसे ही डॉलर रेट ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली हर चीज महंगी हो जाएगी। तो एक बहुत टफ टाइम तो आ रहा है, लेकिन अगर ये कोशिश करें और भारत के साथ, ईरान के साथ, चाइना और अफगानिस्तान के साथ अपने टर्म्स बेहतर करें, कि हर कोई जो है वो हमसे डरने के बजाय या हमें मारने के बजाय थोड़ा सा हमसे हमदर्दी रखे और हमारे उनके साथ टर्म्स बेहतर हो, तो शायद ये इस प्रॉब्लम में से कुछ टाइम के बाद निकल जाए, चाहे 1 साल लगे या कुछ, लेकिन शायद निकल पाए। उसके लिए सबसे पहले तो भारत ने जो इनविटेशन दिया है फॉरेन मिनिस्टर को, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को जो बुलाया है, तो मेरा ख्याल है उसके लिए इनको ओके कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए, और वहां पे जाके कश्मीर कश्मीर का गाना नहीं गाना चाहिए। मगर देखें कि क्या करते हैं ये लोग। अभी डावोस में तो फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर को बोलने की कोशिश की थी, लेकिन शायद किसी ने सुना नहीं। एक फाइनल क्वेश्चन नाजू जी आपसे, आगे आने वाला टाइम टफ टाइम दिख रहा है आपको पाकिस्तानी पब्लिक के लिए? क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है, आटे की प्रॉब्लम भी है और बिजली की प्रॉब्लम भी है। बिजली पहले 45 रुपीज पर यूनिट पे पहुंच चुकी है। टफ टाइम दिख रहा है। क्या गवर्नमेंट कहीं से रेस्पाइट दे पाएगी? डू दे हैव द रिसोर्सेज? नहीं, बहुत टफ टाइम दिख रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त सिर्फ आईएमएफ से लोन पकड़ना है, और आईएमएफ से लोन लेने के बाद ही जो है वो बाकी के कंट्रीज भी जो हैं या जो बैंक्स हैं वो इनको लोन दे पाएंगे, या वो देंगे उन्होंने जैसे कि कहा है। तो मुझे तो कहीं से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिससे आम पब्लिक को जरा सा भी ये रिलीफ दे सके। हाँ, अगर ये अपने खर्चे कम करें, जो ये नहीं करेंगे, अगर ये आर्मी के खर्चे कम करें, जो ये नहीं करेंगे, एजेंसीज हो गई, पॉलिटिशियंस हो गए, और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी हो गई, अगर इनके खर्चे कम करें तो ये बहुत कुछ सही कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो वो लोग हैं ना जो असल में मुल्क को खा रहे, तो इनके खर्चे कौन कम करेगा? और किसकी हिम्मत है कि इनको कह सके कि जी आप ये अपने खर्चे ना करें? बाकी जो चल रहा है जिस तरह से, ये उसी तरीके से चलाते रहेंगे, लेकिन हाँ, आम पब्लिक के लिए लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रही है। कल मैं एक ट्विटर स्पेस में बैठा था जहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे। उसका मैंने सुना, मिफ्ता इस्माइल साहब भी बोल रहे थे कि टफ टाइम आगे आ रहा है। और साथ में वहां पे कुछ और लोग भी थे। वो मतलब मैं नाम क्या लूं, आयशा सिद्दीका आगा, उन्होंने ये बोला कि जब कोविड का टाइम था उस समय सारे कंट्रीज अपना पैसा बचा रहे थे, पाकिस्तान एक्चुअल में बाहर जा करके मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा था। तो ये भी देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं स्पेंडिंग्स भी हो रही थी, और इस समय वो सारी स्पेंडिंग्स का देने का टाइम है और टफ टाइम सामने आ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जैसे कि बोला जाता है कि कंट्रीज कभी नहीं डूबते, उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इससे बाहर निकल जाएगा।
हालांकि टफ टाइम सामने जरूर है। थैंक्स अ लॉट आरजू जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। और आज रिपब्लिक डे, आपको मुबारक। थैंक यू सो मच, आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। बहुत थैंक्स अ शुक्रिया। लॉट। थैंक यू।